Namaskar students. In previous video we discussed about the powers and functions of the Rajya Sabha. Even we also discussed about the powers and functions of the Lok Sabha. And now in part 4 we will discuss about the executive branch. Students, we all know that there are three organs of the government. And which are those three organs? First one is legislative, second one is executive, and the third one is judiciary. Legislative, which includes the parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. And now we will study about the executive branch. So here we start. Executive. Executive is the second organ of the government. We all know that the first organ is legislative, second one is executive, and the third one is judiciary. Students, this question has been asked for many times that name the three organs of the government. So you have to know about it that there are three organs of the government, and those organs are legislative, executive, and the judiciary. So the main work of executive is to implement the laws. जितने भी जो भी कानून हमारे लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है. ठीक है, यानी कि जो मेन वर्क है एग्जीक्यूटिव का वो क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना लॉज को. ओके स्टूडेंट्स, एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट. जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनमें कौन कौन आता है? हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और कैबिनेट आते हैं. किसमें? हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमारे जो रामनाथ कोविंद हैं वो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के, वो कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद. और ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं इंडिया के. सो वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट दी प्रेसिडेंट. स्टूडेंट्स देखो, हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रेसिडेंट के बारे में. वो भी ब्रीफली उनके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इवन हम उनके एलिजिबिलिटी, इम्पीचमेंट, इन सब के बारे में हम पहले प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. और क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है प्रेसिडेंट के बारे में एग्जाम में, तो हम पहले प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 that in the constitution says that there will be a president of India. बच्चों देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 52 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा. आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किस में आएंगी? प्रेसिडेंट के पास आएंगी. यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंडर में आएंगी. इवन प्रेसिडेंट चाहे तो उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है, नहीं तो अपने जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकता है. बच्चों यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है हमारे वो क्या है? नॉमिनल हेड है. और हमारे जो एक्चुअल हेड है हमारे इंडिया के वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर. अब बच्चों यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो भी कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है. ये बात आप अच्छे से याद रखना कि जो एग्जीक्यूटिव के जो हेड है वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है. और क्यों है? क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंडर में आ चुकी है? प्रेसिडेंट के अंडर में आती हैं. हमने देखो, इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, और ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है. सेम ब्रिटेन में भी वही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है और एक एक्चुअल हेड होता है, सेम जो हमारे इंडिया में. लेकिन बस ये कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है वो क्या है? हमारे प्रेसिडेंट है. वहीं ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन है? उनका मोनार्की है. और एक्चुअल हेड हमारे पीएम है और उनके भी पीएम है. उसके बाद आते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक फॉर्मल सुप्रीम हेड है. किसके? एग्जीक्यूटिव का. और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? एक्चुअल हेड है. बच्चों यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे क्या है? लीगल हेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. लेकिन जो हमारे जो एक्चुअल हेड है, रियल हेड है, वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर. अब हम पढ़ेंगे जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट के, और वी कैन सी द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट. फर्स्ट वन इज़ ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. और सेकेंड वन इज़ जो एज रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए वो कितनी चाहिए? हमें 35 ईयर्स चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए. उसके बाद आते हैं कि जो प्रेसिडेंट अगर कोई बनना चाहता है कैंडिडेट, तो ही शुड हैव एन एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा. यानी कि उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके. एंड द फोर्थ वन इज़ ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. यानी किसी भी वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस जॉब की उनसे रिलेटेड किसी भी जॉब पे या पोस्ट पे नहीं होने चाहिए. फिफ्थ वन इज़ ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी वो कोई भी MP या MLA बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. कौन? प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट, ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है. उसके बाद आते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट के. बच्चों देखो, जो इलेक्शन होता है दो प्रोसेस में इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट और द सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट. जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है.
ठीक है। और इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड करता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में कौन कौन आता है? एक तो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं स्टेट असेंबलीज के भी, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी जो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनके भी सदस्य यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? और जो हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। बच्चों यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कौन करता है? यूनियन टेरिटरी के दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज, इवन हमारे जो दोनों हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा, वो भी हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट किस बेस पे करते हैं? सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक बैलेट पेपर होगा, ठीक है, उसमें कैंडिडेट A, B एंड C लिखा होगा। अब उन्हें उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें इलेक्ट किया जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसी देना चाहते हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसी देना चाहते हैं, थर्ड प्रायोरिटी किसे देना चाहते हैं, तो वो उस बैलेट पेपर में लिखा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग MP हो और MLA सब उसको वोट देंगे उनको, ठीक है, और वो वोट किस में जाएगा? सीक्रेट बैलेट में, ठीक है। यानी कि ये जो इलेक्शन होता है वो किस में होता है? सीक्रेट बैलेट के हिसाब से होता है, ठीक है। अब वोट में जब प्रेसिडेंट बनना होता है उसके लिए मिनिमम कोटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब मिनिमम कोटा में क्या होता है? जितने भी वोट डाले गए हैं वो अपॉन जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, फिर उनको डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से। ये होता है आपका मिनिमम कोटा। बच्चों अगर आप ये याद करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकते हो कि मिनिमम कोटा है क्या। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज़ इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाना। वैसे अभी तक इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है ये, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। बच्चों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को उनके टेन्योर से पहले भी उनको उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स का, ठीक है। और कब हटाएंगे? अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन क्रिएट करते हैं तो उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट मोशन कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बच्चों देखो जो इम्पीचमेंट मोशन है ये कोई भी हाउस इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन मान लो कि चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि लोकसभा ने इम्पीचमेंट मोशन क्रिएट किया है, ठीक है। अब लोकसभा के 1/4 जो मेंबर्स है वो उस पर साइन करेंगे, ठीक है। साइन करने के बाद वो क्या करेंगे? अपनी 2/3 मेजोरिटी से, लोगों की सहमति से, किस पे? दूसरे हाउस में उस जो इम्पीचमेंट मोशन जो उन्होंने क्रिएट किया वो किस हाउस में पेश करेंगे? अब किस हाउस को देंगे? वो सेंड करेंगे राज्यसभा को। यानी कि लोकसभा ने अगर किया है तो वो अपनी 2/3 मेजोरिटी के सेटिस्फेक्शन के मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से फिर वो किसको देंगे? राज्यसभा को देंगे। और बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि 14 दिन पहले ही प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपके अगेंस्ट कोई ना कोई नोटिस निकाल रहे हैं। ये पहले ही प्रेसिडेंट को बताना ज़रूरी होता है, वो भी 14 दिन के भीतर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अगर राज्यसभा को भी लगता है कि हाँ ये सही है, वो भी इसमें अगर चार्जेस लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज़ पे कि उनको लगता है कि हाँ लोकसभा ने बिल्कुल सही मोशन पेश किया है, उनको भी लगता है कि प्रेसिडेंट अगर वायलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे? अपने 2/3 मेजोरिटी से उसकी हाँ करा देंगे और फिर जो प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोजीशन से हटना पड़ता है। ये है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। यानी कि पहले क्या होता है? आर्टिकल 61 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है अगर वो वायलेशन क्रिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या होता है? कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो इम्पीचमेंट मोशन पेश कर सकती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अगर मान लो लोकसभा पेश कर रही है तो पहले वो 1/4 मेंबर्स का साइन लेगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे? वो लोग अपने 2/3 मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन से उस जो उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन क्रिएट किया उसे कहाँ पे पास करेंगे? किसको देंगे? राज्यसभा को देंगे। और राज्यसभा को भी लगता है कि हाँ ये सही है तो वो अपने 2/3 मेंबर्स के सेटिस्फेक्शन से उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर उन पर साइन करके उसके बाद क्या होगा? दोनों हाउसेस के एग्री होने पर प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। बच्चों यहाँ पे 2 पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, जनरल पावर जिसे हम कॉमन पावर कहते हैं एंड द सेकंड वन इज इमरजेंसी पावर। हम पहले जनरल पावर के बारे में पढ़ेंगे यानी कॉमन पावर के बारे में पढ़ेंगे, अदर पावर्स। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जनरल पावर्स includes executive और administrative powers,
सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स, थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर्स एंड द फोर्थ वन इज जुडिशियल पावर्स। बच्चों हम यहाँ पे पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे और लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल जुडिशियल पावर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वैसे अपलोड कर दूँगी मैटर को। सो फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में ये कहा गया कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंडर में आएंगी, प्रेसिडेंट के पास आएंगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्चुअल हेड होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। अब प्रेसिडेंट चाहे वो अपने अकॉर्डिंग हो चाहे वो अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग हो, वो उन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रेसिडेंट का मेन जितने भी जो गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो किसके नाम से किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। और जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती हैं वो भी एज ए प्रेसिडेंट के डिसीजन से उनको कमेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं इसी में एग्जीक्यूटिव में हमारा फर्स्ट आता है अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। देखो बच्चों यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑफिसर्स को अपॉइंट भी करते हैं और वो उनकी टेन्योर से पहले उनको हटा भी सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किन किन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, वो आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको वो प्रेसिडेंट की एडवाइस से अपॉइंट करते हैं। सेकंड वन इज़ गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, थर्ड वन इज़ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फोर्थ वन इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल आपको पता है बच्चों कौन होता है, जितने भी हमारी जो सरकार जितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है कहाँ नहीं कर रही है उन सब की जो देखरेख होती है वो सब ऑडिटर जनरल ही उस पर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। सिक्स वन इज एम्बेसडर्स इन फॉरेन कंट्रीज। बच्चों देखो जो हमारे आईएफएस होते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं, ठीक है, हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो जो दूसरी कंट्रीज़ में जो वर्क करते हैं तो वो भी उन्हें भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पावर्स फॉर गवर्नेंस। सेकंड वन इज़, तो जो इसमें जो गवर्नेंस है यानी कि जो भी गवर्नमेंट जो भी काम करती है, ठीक है, उनकी देखरेख कर रहा है तो वो क्या होता है, गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या काम करता है, जो भी गवर्नेंस पे जो भी रूल्स होते हैं, डिफरेंट जो रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। यानी कि प्रेसिडेंट मेक्स वेरियस रूल्स फॉर दी गवर्नेंस। ओके स्टूडेंट्स, ही ऑल्सो मेक रूल्स रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इवन जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रूल्स बनाते हैं किस पे, जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है, जब सेशन में होते हैं तब भी जो रूल्स बनाते हैं वो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। इवन जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स आते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। और उसके बाद आते हैं जो ऑडिटर जनरल है, उनकी जो पावर्स जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो पावर बनाते हैं वही प्रेसिडेंट करते हैं। ऑडिटर जनरल हम पढ़ चुके हैं, ऑडिटर जनरल कौन होता है, जो कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट कितने पैसे कहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, कहाँ पे कितना ले रही है, तो वो जो पैसे पे जो भी वर्क करते हैं वो हमारे ऑडिटर जनरल करते हैं। और इनकी जो देखरेख होती है वो कौन किसके अंडर में आती है, प्रेसिडेंट के अंडर में आती हैं। उसके बाद आते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको उनके डिपार्टमेंट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं कि वो कौन फिनेंस मिनिस्टर है, कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो सब काम कौन डिवाइड करता है, कौन इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कौन करते हैं, इन पोर्टफोलियोज़ को हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मतलब डिवाइड कर देते हैं, जो भी पोर्टफोलियोज होते हैं डिपार्टमेंट से वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों पावर्स एंड फॉरेन अफेयर्स। यहाँ पे देखिए हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे क्या है, लीगल हेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हम पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, इवन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, प्रेसिडेंट जो दूसरे जो एम्बेसडर्स जो हमारी कंट्री में आते हैं, ठीक है, उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, ये वाली पावर भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। और जितने भी एग्रीमेंट्स जो दूसरी कंट्री के साथ जो हमारे साइन होते हैं वो भी सब किस मिलिट्री पावर। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट डिफेंस मिनिस्टर इज प्रेसिडेंट. Even we can also see that President is the supreme commander of the defense force, and defense force includes army, air force and navy. But President can use his power but according to the law. यानी कि प्रेसिडेंट पावर यूज़ कर सकते डिफेंस फोर्स से रिलेटेड, लेकिन कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कानून के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ेगा डिफेंस फोर्स से रिलेटेड भी। और जो पार्लियामेंट जो है उनके पास ही मेन पावर होती है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी पावर है वो किसके पास है, मेन पार्लियामेंट के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। तो पार्लियामेंट ही चाहे जो वॉर है, पीस है, इनसे जो भी रिलेटेड पावर्स होती है वो पार्लियामेंट के पास ही होती है। पार्लियामेंट ही इनके अकॉर्डिंग इन पे लॉ बनाती है। सो बिना
पार्लियामेंट के अप्रूवल से प्रेसिडेंट कोई भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि उनको अगर कोई वॉर डिक्लेयर करना है तो उन्हें किसकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी? प्रेसिडेंट की। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दिस वन इज़ इनफ। और बाकी जो मैटर है हमारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी उसे भी, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो इट एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you. And yeah, stay at home, stay safe. If you will be safe, our country will be safe.